वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की, दैट इज मेंडल्स लॉ। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग मेंडल्स लॉ से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ की जब बात होती है मेंडल्स लॉ, ठीक है। मेंडल्स लॉ क्या है, ठीक है। जब चर्चा हम लोग करते हैं मेंडल्स लॉ की तो बात आती है भाई कि मेंडल्स लॉ क्या है। ओके, सो चलिए मेंडल्स लॉ की चर्चा करेंगे। मेंडल्स लॉ, ठीक है। देखिए, जब मेंडल्स लॉ की बात होती है, मेंडल्स ने 3 लॉ दिया था, राइट। नो, 2 लॉ जो था वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था और एक लॉ जो था उसका डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जो था दैट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस पे जो बेस्ड था वह था दैट वाज कॉल्ड क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स ने 3 लॉ दिया था। तीनों लॉ को आइए हम लोग जान लेते हैं। पहले तीनों लॉ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेंडल्स ने जो पहली लॉ दिया था, फर्स्ट दैट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। कुछ लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरी बात जो होती है that is called law of segregation, law of segregation। और तीसरी बात है that is called law of independent assortment। ये 3 लॉ है, law of independent assortment, independent assortment, right? So law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. What are these 3 laws? ये 3 laws क्या हैं, ठीक है। law of dominance, law of segregation, law of independent assortment। इसको law of dominance की जब बात करते हैं तो वहां पे 2 अलील की बात होती है, जहां पे एक अलील अपने को एक्सप्रेस कर देता है जबकि दूसरा अलील अपने को सप्रेस कर देता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, वहां पे जो 2 अलील होते हैं गैमेट बनाने के समय दोनों अलील अलग हो जाएंगे। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होगी तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे जो अलील्स हैं, जो अलग अलग तरह के जीन्स हैं, वो सभी इंडिपेंडेंट हैं। कोई भी जीन किसी भी जीन के साथ जा सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखिए होता क्या है, एक्चुअली अगर हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो जो आप मियोसिस देखिएगा, गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो मियोसिस होता है वह मियोसिस ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल T है दैट इज फॉर टॉल और यहाँ पे कैपिटल R है दैट इज फॉर रेड, ठीक है। रेड फ्लावर। एक है टॉल प्लांट हाइट का जीन, दूसरा है रेड फ्लावर का जीन। दोनों एक ही क्रोमोसोम पे स्थित हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फिर से दोनों नेक्स्ट जनरेशन में एक ही क्रोमोसोम पे रहें। समझ में आ रही बात? हो सकता है यहाँ पे दूसरा अलीलिक पार्ट आ जाए, ऊपर तो कैपिटल T का कैपिटल T रह जाए लेकिन नीचे हो सकता है स्मॉल r आ जाए, ठीक है। हम लोग कंप्लीट जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे वहां पे हम लोग डिटेल में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इनकी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि जो 2 जीन हैं अलग अलग कैरेक्टर के, जरूरी नहीं है कि वह दोनों जीन हमेशा एक साथ रहेंगे, राइट। नो, देयर मे बी डिफरेंसेस हो सकती है। कभी कैपिटल T के साथ कैपिटल R जा सकता है, कभी कैपिटल T के साथ स्मॉल r जा सकता है। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यही तो आजादी है
इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? कैपिटल टी के कोई बाधा नहीं है, कोई कारण नहीं है कि यह सिर्फ इसी के साथ जाएगा। अगर इसका सिचुएशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर के भी साथ जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल टी के भी साथ जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के सिचुएशन मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के कंपोजिशन मिल सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने जब मेंडल्स लॉ की चर्चा हमें करनी है तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की भी बात हमें करनी पड़ेगी। चलिए, तो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस प्लांट को लिया, प्लांट को क्यों लिया, उसके पीछे क्या रीजन था, उन सब बातों की आज चर्चा हम लोग करेंगे। राइट नो, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल। तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है पहले उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर मेंडल ने क्या किया उसकी चर्चा करेंगे। सो आइए मेंडल्स लॉ में हम लोग आगे चलते हैं। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल ने जो परफॉर्म किया उसकी बात हम लोग करेंगे। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। ठीक है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया, ओहो ऊपर सो गया। अच्छा, हम लोग थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। राइट, सो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। चलिए, अब आगे जब मेंडल की बात हो रही है तो देखते हैं मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपको जानना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब इसका पर्पस क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने मेंडल्स लॉ जो दिया गया, मेंडल्स लॉ में मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया और उस पे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही उनको मिला था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द पर्पस। सो टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी inheritance of one pair of contrasting character, one pair of contrasting character। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, टॉल ड्वार्फ एक पेयर हुआ, राइट नो। उस तरह से वायलेट व्हाइट एक कलर हुआ, राउंड शेप रिंकल्ड शेप एक कलर हुआ, शेप ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड उसका राउंड और रिंकल्ड एक पेयर हो गया। कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। इन्होंने वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यही इनका मोटो था। राइट नो, अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि एक पेयर कैरेक्टर को ही सिर्फ डिस्कस करना था। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट में 8 साल लग गया, क्योंकि इन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया था और हर साल एक कैरेक्टर पे अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। यही कारण था मेंडल के सक्सेस भी होने का और समय भी लगने का। समय 8 साल का क्यों लग गया? क्योंकि उन्होंने एक साल में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव में जब बात होती है तो मेंडल ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट सेलेक्ट किया। आप में से कोई बता सकते हैं व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। क्वेश्चन है व्हाई?
राइट नो? व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट? उनको ऐसा पी प्लांट में क्या दिख गया? उनको रोज फ्लावर नहीं दिख रहा था कि पी फ्लावर ले लिए, पी प्लांट ले लिए, कितना सुंदर रोज प्लांट होता है, नहीं, खुशबू आते रहती है रोज की, सुंदर खुशबू, फ्रैग्रेंस, लेकिन मेंडल ने उसको नहीं लिया। मेंडल ने किसको लिया? पी प्लांट को, राइट? सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट? आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पहले आप बता दीजिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? अगर आपसे पूछ लिया गया कि मेंडल ने किस प्लांट पे किया था, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम बताइए, तो क्या बताइएगा? सुनिए, देख लीजिए ध्यान से। द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम। ये क्या है? पाइसम सटाइवम, ठीक है? तो जो पाइसम सटाइवम है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। दिख रहा है? पाइसम सटाइवम। ओके, सो ऑब्जेक्टिव की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सबसे पहली बात कि जो पी प्लांट था उनके इन्वायरमेंट में इजिली अवेलेबल था, आसानी से मिल जाता था। तो जो आसानी से मिल रहा है उसी को न लेंगे कि एक्सपेरिमेंट के लिए चले जाएंगे हिमालय की तराई में? आप हिमालय नहीं चले जाइएगा ना प्लांट लाने, रिसर्च करना है। तो जो इजिली अवेलेबल है उस पर रिसर्च कर सकते हैं, राइट? वहां पे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट किसी प्लांट पे रिसर्च करना चाहता है, तो प्लांट उसे मिलना चाहिए ना, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इजिली अवेलेबल नहीं हुआ तो प्लांट पे रिसर्च क्या करेगा? सो फर्स्ट वाज द इजिली अवेलेबल, या आसानी से अवेलेबल था, मिल जाता था जब चाहते तब, इजिली अवेलेबल। अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखते रहते थे कि पी प्लांट तो भाई ग्रो कर रहा है, मटर का पौधा, इजिली अवेलेबल। दूसरी बात कि मान लीजिए आप मैंगो प्लांट पे रिसर्च करना चाह रहे थे कि मैंगो प्लांट पे हम कैरेक्टर को देखेंगे, मैंगो प्लांट के फ्लावर्स को ऑब्जर्व करते थे। भाई मैंगो प्लांट्स के सीड्स को लगाइएगा तो सीड्स से प्लांट बनेगा और प्लांट पे फल आने में 5 इयर्स का समय लगता है, राइट नो? 5 साल में मैंगो ट्री अपने आप को तैयार करता है फल देने के लिए। आया बात समझ में? तो अब सीड से फल बनने में 5 साल लगेगा, तो 5 साल बैठ के आम को देखते रहेंगे, अब फल लगेगा, अब फल लगेगा। एक्सपेरिमेंट तब तो हो गया उनका। चलिए, तो उन्होंने क्या किया? बी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन था शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटा लाइफ स्पैन, राइट? शॉर्ट लाइफ स्पैन। छोटा लाइफ स्पैन से क्या होता था? 4-5 महीने का इसका लाइफ साइकिल है। लगाए प्लांट को, 4-5 महीने में रिजल्ट मिल गया। एक सीड लगाए, एक सीड से जितना प्लांट, एक सीड से जो प्लांट ग्रो किया, उस प्लांट पे जितना सीड्स आया 4 महीने में रिजल्ट मिलकर रेडी, राइट नो? तो हर जनरेशन को मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के चलते उनको रिजल्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था, रिजल्ट जल्दी मिल जाता था, राइट नो? तो शॉर्ट लाइफ स्पैन। तीसरी बात, शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के साथ साथ इसकी एक और विशेषता थी इस फ्लावर की। पता है क्या विशेषता थी? कि फ्लावर जो था वो बाइसेक्सुअल था, ठीक है? और उसके अंदर में वेरिएशन बहुत था। जैसे कुछ अंदर में वेरिएशन कहने का मतलब कुछ लंबे तो कुछ छोटे, कुछ में वायलेट फ्लावर, कुछ में व्हाइट फ्लावर, कुछ का राउंड सीड, कुछ का रिंकल्ड सीड, कुछ का येलो कलर, कुछ का ग्रीन कलर। तो इंट्रा स्पेसिफिक जो उसमें वेरिएशन था, एक ही स्पेसिस के बीच में जो वेरिएशन था वह ज्यादा था, राइट नो? इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, जो इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन है यह क्या था? वह बहुत ज्यादा था, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। इसीलिए उनको सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था? लगभग 32 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था। उसके बाद फिर 22 कैरेक्टर्स लिए और फाइनली 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन होना है मतलब एक ही स्पेसिस के बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन था। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लावर्स जो था बाइसेक्सुअल था, राइट नो? फ्लावर्स बाइसेक्सुअल। अब देखिए जो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, क्या हो रहा है? फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, इसका ये मतलब है कि जो फ्लावर है उसकी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में है,
बाइसेक्सुअल का यही मतलब होता है कि मेल और फीमेल एक ही में है। जैसे आप अर्थवर्म देखे हैं ना, अर्थवर्म, केचुआ, केचुआ में भी क्या होता है, मेल फीमेल एक ही में होता है। उसी तरह से बाइसेक्सुअल का मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर में है। तो जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसका मैं डायग्राम फ्लावर का बना रहा हूं, शायद आप फ्लावर के डायग्राम से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्या हो गया, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस और नो। एंड पॉलन ग्रेन इसमें रहेगा, इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है। तो पॉलन ग्रेन से क्या होगा, पॉलन ग्रेन आएगा, गिरेगा और मेल गैमेट निकलकर फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा आसानी से, नो डाउट। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको कट करके हटा दें तो क्या होगा, और जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है, डिजायर्ड प्लांट का पॉलन ग्रेन लाकर डाल दें, यानी हम लोग इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना होता, हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा लेते, क्रॉस पॉलिनेशन कराना होता, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लेते। तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होने से क्या हो गया, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन भी आसान हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन भी आसान हो गया, और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसान हो गया। समझ में आ रही बात। सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन बोथ आर यूजफुल इन, मतलब बोथ कैन परफॉर्म इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर में है, स्टिग्मा पे गिर जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसीजर है, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, तो पहले उसमें इमैस्कुलेशन होगा, इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग होगा, टैगिंग होगा, डस्टिंग होगा, सीड कलेक्शन, ये सारे प्रोसीजर हैं। उस प्रोसीजर को मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके बाद वाले क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसको समझिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में किन बातों को देखना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स को लाइन बाय लाइन में चर्चा करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हुआ, और इसमें जो एक बड़ी बात हो गई, दैट वाज कॉल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। उसमें सीड्स की जो संख्या थी वह बहुत ज्यादा थी, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। मैं इसे मिटा रहा हूं। अभी 4 पॉइंट्स आपने देखा, 5वां पॉइंट्स पे देख लीजिए, देयर वाज लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। क्या था 5वां पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स कहने से क्या मतलब है, फर्स्ट था दैट वाज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। इससे पहले जो फिफ्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स से क्या होगा, large number of seeds, that is more accuracy of result. Large number of seeds, that is more accuracy of result. Large number of seeds, that is more accuracy of result. समझ रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मोर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। इस बात को समझिएगा, रिजल्ट का एक्यूरेसी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट का एक्यूरेसी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए ज्यादा सीड्स बनेंगे, तो ज्यादा सीड्स जब बनेंगे तो वहां उनको पहचानना, मतलब कितने तरह के सीड्स आ रहे हैं, वो हमें ज्यादा तरीके से मिल सकते हैं। मतलब सीड्स का अगर बहुत सारा वेराइटी है, सीड्स से कुछ सीड्स राउंड है, कुछ रिंकल्ड है, तो जब नंबर्स ज्यादा आएंगे तो दोनों तरह के सीड्स हमें मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लांट में 1 2 3 4 सीड आ रहा है, तो हो सकता है 2-4 सीड्स में जो दूसरा टाइप है हमें नहीं दिखे, सिर्फ एक ही टाइप का सीड्स हमें मिले, तो हमें लगेगा कि सीड्स एक ही तरह का होता है, राइट नो। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आएंगे तो पता चल जाएगा कि सीड्स का क्या क्वालिटी है, राइट। आप उसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, मान लीजिए
आपके पास एक सिक्का है, क्वाइन है, आपको पता नहीं है कि उसमें हेड है कि टेल है। आपने टॉस किया, टॉस करने के बाद आपने क्या देखा कि ऊपर में हेड आ गया। ओके, ऊपर में हेड है, तो नीचे में क्या है, नीचे में टॉस करने के फिर से आपने टॉस किया नीचे देखने के लिए, नीचे टॉस किया तो फिर आया हेड, तीसरे बार गया फिर आया हेड। हो सकता है जब आप एक बार टॉस करें, दूसरी बार टॉस करें और तीसरी बार टॉस करें, तीनों बार हेड आ जाए। यस, अब तीनों बार हेड आया, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि दूसरा साइड टेल नहीं है। अब उसी टॉस को आप 50 बार करिए, उसी टॉस को 100 बार करिए। जब आप सिक्का से क्वाइन ले लिए, क्वाइन से टॉस करेंगे, 100 टाइम्स टॉस करेंगे तो 50 टाइम्स हेड और 50 टाइम्स टेल्स आने की संभावना हो जाएगी। मतलब 50-50 के रेशियो में हेड और टेल्स के आने की संभावना, हेड और टेल के आने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर आप टॉस ही 2 बार करेंगे, हो सकता है दोनों बार हेड ही आ जाए या दोनों बार टेल ही आ जाए। 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, हो सकता है 2 बार 3 बार केवल हेड ही आ जाए। लेकिन जब 100 टाइम्स आप ट्रायल्स को बढ़ा देंगे तो दोनों तरह का आपको सरफेस मिलेगा, हेड भी मिलेगा, टेल भी मिलेगा। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाने से आपका एक्यूरेसी बढ़ गया। जैसे आप शोले वाली बात करिए, शोले फिल्म देखे हैं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वाली? नहीं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की एक फिल्म है शोले। उसमें क्या करता है, क्वाइन उछालता है, सिक्का उछालता है, राइट नो। और अमिताभ बच्चन के पास वो सिक्का होती है, उसको जब उछालता है तो जानता है कि दोनों तरफ एक ही साइड है, इसलिए अमिताभ बच्चन वही बोलता है जो उसको बोलना था। धर्मेंद्र जो दूसरा साइड बोलता है उसको पता ही नहीं है कि दूसरे साइड है। जैसे अब पूरे फिल्म में टोटल इंसिडेंस 2 या 3 बार हुआ है सिक्के वाला, तो 2 या 3 बार जो इंसिडेंस हुआ है सिक्के वाला, धर्मेंद्र को पता ही नहीं चल पाता है कि सिक्के का दूसरा साइड भी है। अगर मान लीजिए उस फिल्म में टोटल 20 टाइम्स हो जाता, टोटल 20 बार टॉस हो जाता, तो कहीं ना कहीं दूसरे साइड को भी डाउट हो जाता कि भाई हर बार 1 बार आया ठीक है, 2 बार आया ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतना ज्यादा हुआ फिर हर बार कैसे? तो उसको डाउट होता, वो सिक्का देखने मांग लेता, तो पता चल जाता कि दोनों साइड सिक्का में एक ही चीज है, राइट। तो अब देखिए बात यहाँ पे ऐसी आती है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो यहाँ यही कहने का मतलब था, लार्ज नंबर ऑफ सीट्स दैट इज मोर चांस ऑफ मोर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट का एक्यूरेसी जो था वह बढ़ गया था, मतलब रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आ रहा था। ओके, सो नाउ हम लोग बात करेंगे आगे उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या प्रोसीजर किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी, राइट नो, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हुई थी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हुई थी। ठीक है, आइए हम लोग आगे उन सब चीजों पे चर्चा करते हैं कि मेंडल्स ने क्यों पी प्लांट सिलेक्ट किया, ये समझ में आ गई। पी प्लांट सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन था, राइट नो। और मेंडल के सिलेक्शन का मतलब मेंडल के सक्सेस होने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मेंडल्स ने पी प्लांट सिलेक्ट किया। उसके मेंडल्स के सक्सेसफुल नहीं होने का, क्यों दुनिया उनके रिजल्ट से अननोन रही, उसके पीछे भी कारण होता है, उसके पीछे भी कारण है, उसकी भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंडल्स के रिजल्ट को पूरी दुनिया क्यों नहीं जान पाई, राइट नो। मेंडल्स इतना काम किए फिर भी अनरिकॉग्नाइज्ड रह गए, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका, क्या रीजन था। चलिए आगे बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे पी प्लांट्स के आप कैरेक्टर्स की बात किए, पी प्लांट्स में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। क्या थे? पी प्लांट्स में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा वह कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहाँ होगा? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में होगा, राइट नो। हम लोग को एक ही कैरेक्टर में मोनोहाइब्रिड इसलिए नाम दिया गया, मोनोहाइब्रिड क्यों नाम दिया गया? इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हम लोग एक ही कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट को क्रॉस करा रहे हैं। ओके, तो देखिए एक ही कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट को कैसे क्रॉस कराते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ मैं कैरेक्टर का नाम लिख दे रहा हूं, कैरेक्टर्स। पी प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टर्स थे, ठीक है। दूसरी तरफ मैं नाम दे रहा हूं ट्रेट। एक हो गया ट्रेट 1 और दूसरा हो गया ट्रेट 2, ठीक है।
कैरेक्टर्स हो गए और कैरेक्टर्स के ट्रेट हो गए, ट्रेट 1 और ट्रेट 2। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कोई कैरेक्टर है, उसके दो फॉर्म, मतलब एक ही जीन का दो अलग अलग रूप है जो दो अलग अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर अगर आप लेते हैं प्लांट हाइट, इसके दो ट्रेट, पहला टॉल और दूसरा ड्वार्फ। ठीक है, जो दो ट्रेट है बच्चों, इसमें एक को हम लोग डोमिनेंट मानते हैं, दूसरे को रिसेसिव मानते हैं, क्योंकि जब दोनों एक साथ अपीयर होगा, दोनों का जीन या दोनों का एलील, तो क्या होगा, एक डोमिनेट हो जाएगा, एक का कैरेक्टर तो दिखेगा, दूसरे का नहीं दिखेगा। तो जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल P से लिखते हैं, जो दिखेगा, और जो नहीं दिखेगा उसको स्मॉल से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दिखेगा उसको कैपिटल से और जो नहीं दिखेगा उसको उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टी है तो वहां पे स्मॉल टी, यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, कभी कभी यहाँ पे हम लोग डी भी लिखते हैं, स्मॉल डी भी लिखते हैं, तो साइन कन्वेंशन है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो डोमिनेंट है उसके लिए कैपिटल, रिसेसिव के लिए स्मॉल। आइए, ये पहला कैरेक्टर आपने देखा, क्योंकि पी प्लांट्स में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, राइट नो, और 7 कैरेक्टर्स, देखिए क्या संयोग है, 7 कैरेक्टर्स भी उन्होंने लिया और पी प्लांट्स में 7 क्रोमोसोम भी है। मेंडल को पता नहीं था कि पी प्लांट में 7 क्रोमोसोम है, 7 क्रोमोसोम है, लेकिन फॉर्चुनेटली, लकली मेंडल ने 7 जीन भी सेलेक्ट किया। तो बहुत दिन तक तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि मेंडल्स ने जो 7 कैरेक्टर्स लिया था उसके जीन्स कहाँ थे, तो बच्चे कहते हैं सातों जीन्स 7 क्रोमोसोम पर थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं था, उनके 7 जीन्स केवल 4 क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड थे, 1, 3, 5, 7, राइट नो। तो ये 7 क्रोमोसोम है, लेकिन उन्होंने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था वह कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम पे थे। बाकी क्रोमोसोम पे भी कैरेक्टर्स थे, लेकिन वो दूसरे कैरेक्टर्स थे, मेंडल ने उसको सेलेक्ट नहीं किया था 7 कैरेक्टर्स में। आइए, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट के बाद चलिए हम लोग बात करते हैं जो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने देखा और सीड का देखा कि सीड शेप कैसा है। तीसरा कैरेक्टर उन्होंने सीड के साथ उसके कलर को भी देख लिया, सीड कलर कैसा है। और सीड किसमें होता है? पॉड में। पॉड का मतलब क्या? मटर का फल, वो फल पूरा देखना, हम लोग खाते क्या है? मटर का दाना, दैट इज द सीड्स ऑफ पी प्लांट। तो सीड्स ऑफ पी प्लांट किसमें रहता है? पूरा जो फल हो गया, वो फल को हम लोग पॉड कहते हैं। ऐसे वो फल हो गया ना जिसपे अंदर में सीड्स रहता है, तो ये पूरा फल के साथ क्या हो गया? पूरा फल के साथ आपका पी हो गया, ठीक है। दिस इज द पॉड। तो ये जो पॉड हो गया, हम लोग पॉड शेप की बात करते हैं, फिर हम लोग पॉड कलर की भी बात करते हैं। यस और नो? पॉड कलर की भी बात करते हैं। पॉड कलर की है क्या? हम लोग फ्लावर कलर की भी बात करते हैं, ठीक है। किसका? फ्लावर कलर की भी बात करते हैं। और सिर्फ फ्लावर कलर की ही बात नहीं होती है, साथ ही साथ फ्लावर पोजीशन की भी बात होती है कि फ्लावर का पोजीशन कहाँ होता है। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, seed color and plant height. These are the 7 contrasting characters selected by Mendel for monohybrid cross in pea plants. Mendel ने जो monohybrid cross किया उसके लिए इन्हीं को सेलेक्ट किया गया था। डन। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें जो प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट के किस किस ट्रेट को लिया गया था? प्लांट हाइट कैरेक्टर हुआ, प्लांट हाइट में आपने देखा टॉल और ड्वार्फ को लिया गया था, ठीक है। सीड शेप, सीड शेप में भी एक क्या था? सीड शेप राउंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और दूसरा रिंकल रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आर, ठीक है। डोमिनेंट को कैपिटल से, रिसेसिव को स्मॉल से। सीड कलर yellow was dominant and green was recessive. Pod shape round, pod shape आ गया, sorry, pod shape full,
एक फुल था, पूरा फुला हुआ था एफ से, और दूसरा जो था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड था, कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट नो, स्मॉल एफ से कर सकते हैं। पॉड कलर जो था ग्रीन was dominant, capital G, and yellow was recessive, small g, ठीक है। फ्लावर कलर कैसा था, वायलेट था, वायलेट, दैट इज द कैपिटल V, और जो रेसेसिव पार्ट था वह कैसा था, दैट वाज वाइट, तो यह हो गया स्मॉल v, एंड द फ्लावर पोजीशन टर्मिनल एंड एक्सियल, ये एक्सियल था और दूसरा टर्मिनल था, राइट नो। सो इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व ऑल द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया उसको आप देख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट दिस 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल्स फॉर मोनोहाइब्रिड एज वेल एज फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने जो सिलेक्ट किया था उसकी चर्चा मैंने किया। आप लोग अगर इसको लिख लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डू इट फास्ट, इसको थोड़ा फास्ट करिए, लिखिए इसको थोड़ा। देखिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपने देखा है इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 by 1 सारे कैरेक्टर्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बातें होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक टर्म जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेट को ले रहे हैं। सो वेयर आर द जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम फॉर डिफरेंट ट्रेट, ठीक है। देखो जैसे टॉल के लिए आप कैपिटल टी को ले रहे हो, और डार्क के लिए स्मॉल टी को ले रहे हो। आप एक बात बताओ, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों तो जीन है, एक कहाँ लोकेटेड रहेंगे, वेयर आर दिस लोकेटेड, कुछ आइडिया है कहाँ लोकेटेड होंगे? सुनो, यह जो कैपिटल टी का जीन है और यह जो स्मॉल टी का जीन है, प्लांट अगर टॉल होता है तो मदर के तरफ से भी कैपिटल टी आता है, और ड्वार्फ होता है तो उसको दोनों तरफ से स्मॉल टी आता है। ऐसा एक प्लांट है जब दोनों होमोजाइगस स्टेट में रहेंगे, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, मींस इसको हम लोग कहेंगे प्योर ब्रीडिंग लाइन। दिस इज कॉल्ड प्योर ब्रीडिंग लाइन, पीबीएल मतलब प्योर ब्रीडिंग लाइन। यह है आपका पीबीएल, दिस इज प्योर ब्रीडिंग लाइन। प्योर ब्रीडिंग लाइन, ओके, यह प्योर ब्रीडिंग लाइन हो गया। अब देखिए, जब हम लोग प्योर ब्रीडिंग लाइन की चर्चा करते हैं तो प्योर ब्रीडिंग लाइन में जब कभी भी होगा होमोजाइगस होगा। देखो बेटा, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट बस इतना ही समझो, जब दो एक जैसा है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, राइट नो, ऐसा होगा तो यह होमोजाइगस स्टेट है। यह भी होमोजाइगस कहलाएगा, यह भी होमोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कैपिटल टी और स्मॉल टी का है, जहां पे दोनों मिल चुके हैं, राइट नो, दो अलग अलग तरह के एलील्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह हेट्रोजाइगस कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस and this is called homozygous,
तो एक तरफ होमोजाइगस और एक तरफ हेट्रोजाइगस। लिसन केयरफुली गाइस, ये जो हेट्रोजाइगस है दोनों डिफरेंट हो गया, और मान लीजिए केवल एक ही रहा, कैपिटल टी रहा सेल में, ठीक है। सेल में अगर दो एक जैसा है तो होमोजाइगस कहलाएगा, दो अलग अलग हो गया तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसमें एक ही ठो रहे, केवल एक ही ठो रहे, तब यह क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस। यह हेमीजाइगस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस। ओके, यह क्या कहलाया? हेमीजाइगस कहलाया। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, ठीक है। आगे कभी चर्चा आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। होमोजाइगस किसको कहते हैं, हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं, ठीक है। ओके, सो प्योर ब्रीडिंग लाइन, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। यहाँ पे जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग लिए हैं, 7 में से हम लोगों ने पहला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉल और ड्वार्फ चुना है, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ की जब बात होगी मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो टॉल और ड्वार्फ की बात होगी तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टॉल में क्या होगा? मान लीजिए यह जो प्लांट है टॉल है, ये ड्वार्फ से क्रॉस हुआ तो क्या दिखाई दे रहा है कि F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे हुए ऑल टॉल हो गए। ये ऑल टॉल कब हो गया है? F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में ऑल टॉल, दैट इज 100% टॉल। ठीक है, 100% टॉल। तो F1 जनरेशन 100% टॉल कैसे हो गया? ये सोचने वाली थोड़ी बात थी। तो ये पूरा F1 जनरेशन 100% टॉल हो गया, जबकि क्रॉस तो टॉल और ड्वार्फ दोनों में हुआ था ना। मेंडल समझ गया मैटर। क्या समझ गया? इसका मतलब टॉल और ड्वार्फ दोनों आ तो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही कर रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उन्होंने इसी रिजल्ट को देखकर बताया कि टॉल और ड्वार्फ जैसा भी कोई चीज होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव जैसा भी कोई चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे 100% टॉल आया, लेकिन जब उनका सेल्फिंग कराते हैं और F2 जनरेशन देखते हैं तो F2 जनरेशन में इनको 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तीन टॉल 1 ड्वार्फ, मतलब 75% प्लांट जो है वो टॉल मिल जाते हैं, और जो 25% प्लांट है वो ड्वार्फ मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ड्वार्फ होता है वह रिसेसिव होता है, वह अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने के चलते दब जाता है। F1 जनरेशन में ऑल टॉल आ जाते हैं। जब यहाँ पे F2 जनरेशन में फिर से ड्वार्फ अपीयर हो गया, तब मेंडल्स को यह समझ आया कि यहाँ भी ड्वार्फ था, तभी तो सेल्फिंग में ड्वार्फ आया। तब उनको समझ में आया कि जो ऑल टॉल एग्जैक्टली है, वहां पे भी एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा है, जो छुपा हुआ है लेकिन है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बट छुपा हुआ है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है अपने आप को वह नेक्स्ट जनरेशन में ला देता है। ओके ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे। 3:1 और 1:2:1 रेशियो की भी बातें होंगी। हम लोग बातें करेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लिखना चाहे जल्दी से इसको लिख लीजिए। रीड फास्ट, यू हैव only 10 seconds time, you can screenshot it. तो इट फास्ट, अगर जल्दी करेंगे तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके, चलिए, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह मेल प्लांट था टॉल, कैपिटल टी। यह फीमेल प्लांट है ड्वार्फ, स्मॉल टी। जिसको आप जानिएगा कि अगर हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर को लिखते हैं तो वहां पे समझ जाना होगा स्मॉल। जब डोमिनेंट कैरेक्टर को लिखेंगे तो हो सकता है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाए। दोनों में कंट्राडिक्शन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब रिसेसिव कैरेक्टर को लिखेगा तो कोई इसमें कंट्राडिक्शन की बात ही नहीं है। ठीक है, आइए इधर से गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ तो क्या बनकर आया, कैपिटल टी। इधर से गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ तो क्या बनकर आया, स्मॉल टी। दोनों का गैमेट बनना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, एंड दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो गैमेटोजेनेसिस हम लोग देख रहे हैं यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जो दो गैमेट्स है कैपिटल टी ये दोनों अलग हो जाएं, और जो दो एलील है एक्चुअली या जीन कह लीजिए स्मॉल टी ये दोनों अलग अलग गैमेट में चला जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यह पेरेंटल क्लास हो गए, ये पेरेंट हो गए, और पेरेंट क्या बनाए, F1 जनरेशन बनाए। और F1 जनरेशन क्या हो गया, F1 जनरेशन इज टॉल। अब मेंडल यहाँ पे घबरा गए कि भाई F1 जनरेशन टोटल टॉल क्यों आया। लेकिन चलिए अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी टोटल यहाँ पे टॉल आ गया तब मेंडल ने बताया कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ऐसा हुआ होगा। मतलब कैपिटल टी जो है वह अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया, इसका यहाँ पे 100% एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे इसका कैरेक्टर क्या था, 100% एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जबकि यहाँ क्या था, 0% एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। यह अपना यहाँ पे जो एक्सप्रेशन करेगा वह 0% करेगा। ठीक है, 0% एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो थोड़ा इस बात को समझिएगा कि 100% जब होगा तो वह डोमिनेंट होगा और 0% होगा तो वह रिसेसिव होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है अलील का। व्हाट आर अलील, अलील्स क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग अलील्स की बात करते हैं, जब अलील की बात करते हैं 2 मिनट, जब अलील की बात करते हैं तो अलील एक्चुअली क्या है, देखिएगा अलील के बारे में समझिएगा कि अलील क्या है। मेंडल्स ने एक्चुअली अलील टर्म नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और जब फैक्टर्स पेयर्स में होंगे तो क्या करेंगे भाई, जब फैक्टर्स पेयर्स में होंगे तो मेरे बच्चों क्या करेंगे, फैक्टर पेयर्स में होंगे तो अपना कैरेक्टर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पेयर्स में होगा तो कोई एक्सप्रेस होगा, कोई एक्सप्रेस नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैमेट के प्रोडक्शन के समय दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, आज की चर्चा यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे फिर क्लास